हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में रीट साइंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में टोटल 10 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 11 है, और आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो कंप्लीट नोट्स है वो हम एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो का सोर्स है वो एनसीईआरटी की बुक है, और ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा आप लोगों की 6, 7, 8 और 10th की बुक में नहीं दिया हुआ है, केवल 9th की बुक में है। लेकिन जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो रोग है, जो हमारे कोर्स में केवल 5 या 6 रोग ही है जो हम लोगों को पढ़ने हैं, तो वो रोग जो है वो हम लोगों को 6 टू 10th की एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलते हैं, बल्कि 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में मिलते हैं। तो यहाँ का जो सोर्स है वो आप लोगों के 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो कंप्लीट नोट्स है, और मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर कंप्लीट आप लोगों को इसकी जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोग होता क्या है। रोग अर्थात शरीर के कोई भी अंग या ऊतक का ठीक प्रकार से काम नहीं करने की स्थिति रोग कहलाती है। हमको पता है कि भाई हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मतलब हमको कोई ना कोई रोग हो गया है। रोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? वे रोग जो जन्म से ही होते हैं। उसे जन्मजात यानी कि बच्चे जब पैदा हुआ तब से ही उसके अंदर वो रोग है, तो वो जन्मजात रोग होते हैं। दूसरे होते हैं उपार्जित रोग, जिसको हम एक्वायर्ड डिजीज भी बोलते हैं। उपार्जित का मतलब क्या होता है? जो जन्म से नहीं होते हैं, बल्कि जन्म के पश्चात अलग अलग कारकों से हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, वो उपार्जित रोग होते हैं। यानी कि कभी ना कभी हम लोगों को जो है वो यहाँ वहाँ किसी के संक्रमण से हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो उपार्जित रोग होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो होता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। अब ये संक्रामक रोग क्या होता है? देखिए, इसमें भी 2 पार्ट है। उपार्जित रोग है ना, इसके भी 2 प्रकार है, एक संक्रामक, दूसरा असंक्रामक। संक्रामक रोग होता है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। ये रोग क्या करते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक व प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। यानी कि जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण हो जाते हैं। रोग कारक जीव का संचरण किसके द्वारा होता है? यानी कि जो जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इनका संक्रमण कैसे होता है? तो वायु से, जल से, भोजन से व शारीरिक संपर्क करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। दूसरा आता है असंक्रामक रोग, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होता है। असंक्रामक रोग होते हैं जैसे मधुमेह हो गया, जैसे डायबिटीज, तो एक व्यक्ति में है, लेकिन दूसरे व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि पास बैठे व्यक्ति में भी हो जाएंगे, नहीं, उसका संक्रमण उसमें नहीं होगा। दूसरा आता है कैंसर, हृदय रोग, जोड़ों का दर्द। इस तरीके के रोग जो होते हैं वो एक दूसरे से संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते हैं। लेकिन संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम हो गया, हमारा कोरोना आया था, आपको पता है कि कोरोना काल में बोलते थे कि सबको अलग रखो, क्यों? क्योंकि वो कैसा था? वो कम्युनिकेबल डिजीज थी। तो कोरोना टाइप के जो रोग होते हैं, जैसे सर्दी खांसी हो गया, तो वो भी संक्रामक रोग है। ठीक है, तो संक्रामक और असंक्रामक हो गया। अब देखते हैं आनुवंशिक रोग कैसे होते हैं। आनुवंशिक रोग असंक्रामक होते हैं, यानी ऐसे रोग जो हमें आनुवंशिकता से मिल रहे हैं लेकिन वो असंक्रामक है। ठीक है, कुछ आनुवंशिक रोग जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे रोग जो होते हैं वो आनुवंशिक रोग होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मानव रोग। सबसे पहला आता है क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं और टीबी भी बोलते हैं। यह रोग कैसा होता है? संक्रामक रोग है। संक्रामक यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा अलग रहने की, उसके बर्तन अलग रखने की, और उसके कपड़े अलग रखने की, उसका साबुन, शैम्पू, टॉवेल, सब चीजें अलग रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। इसको काक रोग भी बोलते हैं। क्षय रोग के जीवाणु की खोज। क्षय रोग का जीवाणु कौन सा था? तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्षय रोग का जीवाणु कौन सा है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। भाई ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जीवाणु है। ध्यान रखें, ये रोग जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण हो रहा है, विषाणु के कारण हो रहा है, तो ये जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण। और इस जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो रोबोट कोच ने इसकी खोज करी थी। इसके लक्षण क्या है टीबी के? तो देखिए, सर्दी, बुखार,
हो जाता है, भूख में भी कमी हो जाती है, वजन में भी कमी कमी हो जाती है। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों की इसका उपचार। कोई भी रोग है ना तो उसका उपचार इम्पोर्टेंट है, और उसमें से रोग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। पहला आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगाना, नवजात को बीसीजी का टीका लगाना, बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस क्रेलमेट गुएरिन का टीका लगाना। ये जो क्वेश्चन है ना, बीसीजी, इसके फुल फॉर्म्स और इसके जो उपचार है वो सारे आप लोगों के रीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर आता है डॉट के नियंत्रण में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पहले रीट परीक्षा में पूछा भी गया है कि डॉट के नियंत्रण में कौन से बीमारी होने पर रखते हैं, तो वो रखते हैं आप लोगों के टीबी होने पर। उसके बाद में आता है एमडीआर यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का सेवन करने से। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, याद रखना इसकी जो फुल फॉर्म है वो। फिर देखते हैं हम आगे, विलिसिन तपेदिक रोग की एक नवीनतम दवाई है, यानी ये जो है वो सारे पुराने हैं, लेकिन आज के समय में जो है वो विलिसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवाई है। विलिसिन का भी उपयोग किया जाता है क्षय रोग के लिए। दूसरा देख लेते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी बुखार भी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, यानी ये भी जीवाणु की वजह से होता है, और इसका संचरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। इसके लक्षण क्या है? जीभ के ऊपरी भाग में लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, यानी लाल लाल हो जाती है जीभ का ऊपरी भाग। छोटी आंत में संक्रमण हो जाता है, और हृदय स्पंदन जो होता है वो धीरे हो जाता है, यानी हृदय की धड़कनें जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, और छोटी आंत में संक्रमण हो जाता है। इसके उपचार क्या है? एम्फिसिलीन है, क्लोरामाइसिटीन है, ट्राइफिवेकस है, ट्राइफ्लिप 6 है। ये इसके उपचार और इसके लक्षण, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तीसरा आता है डिप्टीरिया, जिसको गलघोंटू रोग बोलते हैं, यानी जो गले से रिलेटेड होता है। ये भी जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु? तो कोई कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्टीरियाई। तो नाम से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कौन सा है जीवाणु। इसके लक्षण क्या है? मानव के गले को, भाई गलगोंटू है तो गले को प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र को, हृदय को, फेफड़ों को, लेकिन मोस्ट ऑफ किसको प्रभावित करता है? गले को। इसके लिए भी डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्टीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस, यानी कि ये रोग होने पर, यानी डिप्टीरिया होने पर ये डीपीटी का टीका लगाते हैं। और उसके अलावा देखिए, डीपीटी की ये तो फुल फॉर्म है, इसको ये भी बोला जाता है डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन, ये भी बोलते हैं और ये भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। और एंटीबायोटिक दवाइयों में पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन का उपयोग करते हैं। चौथा आता है हैजा। हैजा जिसको कॉलेरा भी बोलते हैं। इसके जीवाणु, ये भी जीवाणु के कारण होता है। इसका जीवाणु कौन सा है? इसका जीवाणु है विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है इसके अंदर? मनुष्य में उल्टी दस्त हो जाती है, बीपी मनुष्य की कम हो जाती है, चावल के मांड जैसे दस्त लगते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की रीट परीक्षा में पूछा गया है, पहले भी 2017 में या 2018 वाले पेपर में आई थिंक पूछा गया था कि चावल के मांड जैसे दस्त कौन से रोग में लगते हैं, तो हैजा में। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार लगता है कि भाई ऐसे थोड़ी ना हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आंतों में संक्रमण हो जाता है, भाई क्या है इसका उपचार करेंगे? उपाय क्या है? साफ सफाई रखिए। उसके अलावा भाई दस्त लग रही है तो आप क्या करेंगे उपचार? ओआरएस का घोल ही पिलाएंगे, तो ओआरएस का घोल पिलाएंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसकी फुल फॉर्म है। आगे देख लेते हैं हम लोग खसरा। यह वायरस जनित रोग है और रूबेला वायरस के कारण होता है। क्या होता है इस रोग में? चमड़ी पर लाल कलर के दाने हो जाते हैं और चमड़ी पर बहुत ज्यादा खुजली आती है। इसके लिए क्या करेंगे? टीकाकरण करवाएंगे। एक तो जिस रोगी को खसरा हुआ है उसका टीकाकरण करवाएंगे और रोगी को अलग रखेंगे। और इसका उपचार क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग करेंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम, भाई क्रीम ही लगाएंगे। खसरे पर, शरीर पर दाने दाने हो गए तो क्या करेंगे? एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे और कुछ दवाइयां लेंगे। फिर आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण। भाई एक ही विषाणु जनित रोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे जीवाणु जनित रोग है। इस पर क्या होता है? शरीर पर चकते हो जाते हैं। इसके लिए इसका उपाय क्या है? रोगी को अलग रखना, और एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोग थे जिसकी डिटेल देखनी थी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोट पॉइंट। हेपेटाइटिस जो लीवर या यकृत को प्रभावित करती है। पोलियो रोग एंटेरोवायरस के कारण होता है, और एंटेरोवायरस सबसे छोटा वायरस है। इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट पॉइंट है, काफी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। और इन नोट पॉइंट में से तो स्पेशली क्वेश्चन बनता ही है।
तो पोलियो रोग किसके कारण होता है? एंटेरो के कारण, वायरस के कारण, एंटेरो वायरस के कारण, और एंटेरो वायरस सबसे छोटा वायरस है। डेंगू रोग अरबो वायरस के कारण होता है, जो शरीर शरीर के संपूर्ण शरीर को ही प्रभावित कर लेता है। तो डेंगू रोग किसकी वजह से होता है? तो अरबो वायरस के कारण। फिर देख लेते हैं मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, जो प्लाज्मोडियम यानी कि मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में उपस्थित रोग है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण, जो प्लाज्मोडियम जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर की लार में उपस्थित रोग जनक होता है। फिर देख लेते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। एचआईवी के कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण। और एचआईवी को रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। इस रोग में भी मानव का संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है। संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि जिसको एड्स हुआ है तो मतलब उसके ठीक होने की संभावना कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है, शरीर में डब्ल्यूबीसी भी नहीं बनती है और मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। फिर देख लेते हैं चेचक, वेरियोला वायरस के कारण होता है और संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर लेता है। फिर आगे देखते हैं रेबीज। रेबीज को जलातंक रोग भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य जिसको कुत्ता काट लेता है, रेबीज रोग किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज रोग हो जाता है तो उसको जल से डर लगता है, इसलिए इसको जल आतंक रोग भी बोलते हैं। जो रेबडो वायरस के कारण होता है, भाई रिलेटेड कर रहे हैं ना, रेबडो रेबीज, जो मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देख लेते हैं सर्दी जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है, जिससे नाक व गला सर्वाधिक प्रभावित होता है। भाई ये तो इजी है, लेकिन सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। फिर आता है रक्त में हीमोग्लोबिन यानी एचबी की कमी से अरक्तता या एनीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर एक ड्राइंग देख लेते हैं जो आप लोगों के 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है, कि रोग संक्रमण के सामान्य तरीके, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर रोगों का संक्रमण कैसे हो सकता है। ये संक्रमित व्यक्ति है तो यहाँ से ये जो स्वस्थ व्यक्ति में रोग किन किन कारणों से फैल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो व्यक्तिगत संपर्क होगा तो फैल सकता है। फिर आता है वायु के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में आ जाएगा रोग। फिर आता है परोक्ष, यानी कि कपड़े पहन लिए या किसी का जूठा खा लिया, किसी के सेम बर्तन यूज कर लिए तो उसकी वजह से आ सकता है। फिर आता है भोजन के माध्यम से आ सकता है, मच्छर के काटने से, कीट के काटने से आ सकता है, और रेबीज से संक्रमित पशु है तो उसके द्वारा भी व्यक्ति में रोग हो सकता है। आगे देख लेते हैं दस्त व पेचिश इकोलाई जीवाणु द्वारा होता है, यानी दस्त व पेचिश रोग जो है वो किसके कारण होता है? इकोलाई जीवाणु के द्वारा। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। मलेरिया से क्या होता है? तिल्ली रोग या स्प्लिन अंग जो है वो प्रभावित होता है। हीमोफीलिया और वर्णांधता आनुवंशिक रोग है जिसकी वाहक महिला होती है, यानी कि ये जो रोग है वो महिलाओं के कारण फैलता है। कौन कौन सा? हीमोफीलिया और वर्णांधता। इसके बारे में तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता रोग में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको वर्णांधता होता है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है वो पुलिस वगैरह की जो भर्ती होती है या फिर जो रेलवे की भर्ती होती है जिसमें तीक्ष्ण आंखें चाहिए, तो इस तरीके के व्यक्तियों को जो है वो इस तरीके की भर्तियों में नहीं लिया जाता है। फिर देख लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? मनुष्य में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी एक बार व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया हो गया और उसके बाद में अगर किसी मनुष्य में चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में उसमें क्या होगा? व्यक्ति में खून बहेगा, रक्त बहेगा। अगर थोड़ा सा भी रक्त बह गया, थोड़ा सा भी, इतना सा अगर रक्त बह गया तो उसमें खून जमता तो नहीं है, बस उस स्थान से खून जो है वो बहता रहता है, बहता रहेगा और कंप्लीट उसका खून खत्म हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रोग होते हैं वो मनुष्य में मृत्यु के कारण बनते हैं। एक और टेबल है, देखिए ये जो टेबल है वो आप लोगों को जो है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। टेबल क्या है ये देख लेते हैं। साफ सफाई और स्वच्छता द्वारा रोग संचरण से हम लोग बचाव कर सकते हैं। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों से ये 5 F क्या है इसकी बताइए, 5 F में कौन सा भाग नहीं है, तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साफ सफाई और स्वच्छता और द्वारा रोगों को संचरण से बचा सकते हैं। यहाँ पर जहां जहां आप लोगों को एच दिया हुआ है वो स्वच्छता है और एस दिया हुआ है वो साफ सफाई है। तो सबसे पहले तो 5S क्या है? तरल पदार्थ फ्लूइड, हाथ व हाथ व उंगलियां यानी फिंगर्स। फिर आता है मधुमक्खियां व कीड़े यानी कि फ्लाइज। फिर आता है खेत खेत व मकान फील्ड। और फिर आता है आप लोगों के बार्ड यानी कि फ्लूइड, यानी इन ये मल पदार्थ है और मल पदार्थ में क्या होता है? बहुत सारे जीवाणु होते हैं और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति में रोग हो सकते हैं। तो ये 5F जो है वो आप लोग याद रखेंगे। जल स्रोत को सुरक्षित करें, H।
और उपाय क्या है? जल का उपचार व स्वयं सावधानी। खाना बनाने व खाना खाने से पहले हाथ धोएँ और मलत्याग के बाद में भी हाथ धोने हैं। फिर आता है खाद्य को ढककर रखना है और दूसरा क्या है? मधुमक्खियों का नियंत्रण करना है। उपयोग करने से पहले फल-फूल व सब्जियों को धोना है और खुले में मलत्याग नहीं करना है। फिर आता है उचित जल निकासी की व्यवस्था करेंगे और जल का उपचार भी करेंगे। अगर ये सब करते हैं, देखिए जो मानव में रोग होता है वो इन सभी की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके के उपचार किए जाए तो मनुष्य में रोग होने की संभावना कम है। तो यहाँ पर इस टेबल में इंपॉर्टेंट क्या है? इस टेबल में 5F यानी कि 5F जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में अपनी क्लासेस स्टार्ट करी थी तब भी बताया था। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना, ये परीक्षा में पूछी जाती है। मनुष्य में प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु व विषाणु से होने वाले रोगों को याद रखने की ट्रिक। ये क्लासेस ऑलरेडी, ये जो दोनों पेज है इसको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, और जो बिगिनर्स है जो स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है, लेकिन इसके अंदर भी मुझे, इस क्लास के अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि ये उससे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। 5 रोग होते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? कि पापा काम्पिस होते हैं, पा से पायरिया, क से कालाजार, म से मलेरिया, पे से पेचिस और सोते हैं से निद्रा रोग। तो यानी कि जो प्रोटोजोआ है उससे 5 रोग, यानी 1, 2, 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 5 हो गए टोटल। फिर आता है कवक जनित रोग, तो इससे भी 5 रोग हो सकते हैं। जैसे गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट, ये इसकी ट्रिक है। और इसके क्या है रोग? तो गंजा से गंजापन, दा से दाद, द से दमा, खाए से खुजली और फ्रूट से एथलीट फूट। ठीक है, ये याद रखिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर आगे देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जो है वो 11 रोग है। जीएसटी इसका ट्रिक है, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। 11 रोग टोटल देख ले हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों की जी से गोनेरिया, एस से सिकलिस, टी से टाइफाइड। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, टाइफाइड किसकी कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण। और ये सारे के सारे रोग इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। प से, ये वाले प से हो गया प्लेग, ड से हो गया डिप्थीरिया और त से हो गया टीबी। ये सब हम लोगों ने देखे हैं। प्लेग, डिप्थीरिया, ये यहाँ पर हैजा, ये यहाँ पे टाइफाइड, ये सारे कुष्ठ रोग, ये सब अभी हम लोगों ने देखे हैं। क से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, टी से हो गया टिटनेस और का से हो गया कुष्ठ रोग और है से हो गया हैजा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। विषाणु जनित रोग भी 11 रोग है। ए चाचा, ट्रिक है इसकी। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। तो ए से हो जाता है एड्स, च से हो जाता है चेचक, ई से हो जाता है इन्फ्लुएंजा, ड से हो जाता है डेंगू, ट से हो जाता है ट्रोकोमा, म से हो जाता है मेनिंजाइटिस और ख से हो जाता है खसरा और रे से हो जाता है रेबिज। फिर ग से आ जाता है गलसुआ, प से पीलिया और प से हो जाता है पोलियो। तो इस तरीके से टोटल हम लोगों ने बहुत सारे रोग, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले कंप्लीट रोग हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मानव रोग, और जो किसके कारण होते हैं और इसके संचरण का तरीका क्या है। ठीक है, क्षय रोग है तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग, यानी कि टीबी जो अभी हम लोगों ने देखा, जो इसका संचरण वायु द्वारा होता है। खसरा, मीजल्स जो विषाणु के द्वारा होता है और वायु द्वारा इसका संचरण होता है। चिकन पॉक्स जो विषाणु के द्वारा होता है, वायु द्वारा सीधे संपर्क में, वायु द्वारा या फिर सीधे संपर्क द्वारा हो जाता है। फिर देखते हैं पोलियो, जो विषाणु के कारण होता है, जो वायु या फिर जल के कारण फैलता है। फिर देखते हैं हैजा, जो जीवाणु के कारण होता है और इसका संचरण जल व भोजन के माध्यम से होता है। फिर देख लेते हैं टाइफाइड, जो जीवाणु के कारण होता है, जो जल के कारण फैलता है। फिर आता है हेपेटाइटिस, जो वायरस के कारण होता है और जल के द्वारा फैलता है। मलेरिया, जो प्रोटोजोआ के कारण होता है और मच्छर के द्वारा फैलता है। इसी तरीके से मानव रोग वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा था नहीं। टॉपिक बड़ा नहीं है लेकिन चीजें बहुत ज्यादा है इसमें पढ़ने लायक। एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, और काफी जो है वो अच्छे तरीके से टू द पॉइंट ही बात करी है। वैसे तो बहुत डेप्थ में देने की कोशिश करी है। इसके अलावा आप लोगों को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।